हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे हमारी 9th की एनसीईआरटी के 3rd चैप्टर पे, जिसका नाम है ड्रेनेज। और साथ ही साथ में हम देखेंगे कुछ एमसीक्यूज़ जो कि हमने बनाए हैं इसी एनसीईआरटी के चैप्टर के बेसिस पे, और इसमें से कुछ एमसीक्यूज़ होंगे आपकी एनसीईआरटी के ही पीछे के। जैसा कि हम उस वक्त इंडेक्स के समय बात कर रहे थे कि जो ड्रेनेज है इसका मतलब बेसिकली यही है कि हमारा जो इंडिया है उसके रिवराइन सिस्टम को हम काफ़ी अच्छे से उसमें देखेंगे। हम जानेंगे कि हमारे पूरे जो कंट्री है उसमें कौन कौन सी रिवर सिस्टम्स हैं, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कौन से एरिया को कौन सी रिवर सिस्टम्स जो हैं वो वाटर सप्लाई करती हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले कुछ टर्म्स दी हुई हैं, उसके बारे में हम जैसे बात करें अगर, तो जैसा मैंने आपसे कहा ड्रेनेज, द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम। ठीक है, अगर आपसे कहीं भी बोला जाए कि इस एरिया के ड्रेनेज के बारे में बताइए तो आपको यही बताना होगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपसे कोई कह रहा है मध्य प्रदेश के ड्रेनेज के बारे में बताइए, तो आपको मध्य प्रदेश में जितनी भी रिवर्स फ्लो होती हैं, राइट, जितने भी रिवर सिस्टम हैं। और रिवर सिस्टम का मतलब क्या होता है? रिवर सिस्टम का मतलब होता है कि कोई एक उसकी मेन रिवर होगी प्लस उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज़ हैं उनके बारे में आप वहाँ पर बात करेंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर कोई बात कर रहा है गंगा सिस्टम की, गंगा रिवर सिस्टम की, तो आपको सिर्फ गंगा की बात नहीं करना है। आपको ये बस नहीं बताना है कि गंगा नदी कौन कौन से एरियाज से फ्लो होती है, आपको ये भी बताना है कि गंगा नदी की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। ट्रिब्यूटरीज़ मतलब वो नदियाँ जो कि अलग अलग डायरेक्शन से आते हुए मेन रिवर में अपने आप को कंट्रीब्यूट करती हैं, राइट। और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटरी वो होती हैं जो मेन रिवर से दूर हो जाती है। मतलब मेन रिवर एक होती है मेन रिवर को पानी देने वाली, और एक होती है मेन रिवर से पानी लेने वाली। तो जो मेन रिवर को पानी देंगी वो कहलाएंगी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो अगर आप बात करो गंगा रिवर सिस्टम की, तो गंगा रिवर सिस्टम में उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे गंडक है, घाघरा है, कोसी है, इन सारी रिवर्स के बारे में भी आपको फिर बताना पड़ेगा, राइट। तो इसको ध्यान रखना है कि रिवर सिस्टम कभी भी अकेले किसी एक रिवर का नहीं होता है। इट ऑलवेज कंटेन्स द मेन रिवर विद इट्स ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद देखो, द एरिया ड्रेन बाय सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। मतलब जैसे कि अगर आप मान लो कि कोई ऐसा रीजन है जिसमें सिर्फ गंगा रिवर ही है, ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम से ही वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो ड्रेन होता है, तो उसको आप कहोगे गंगा बेसिन। बात समझ में आई आपको? ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑफ मैप आप देखोगे तो आप लोगों को भी समझ में आएगा कि जो रिवर्स होती हैं वैसे तो आपके एलिवेटेड एरिया से आती हैं, राइट, सच एज माउंटेन्स हो गए, अपलैंड्स हो गए। लेकिन होता क्या है कि कई बार जब माउंटेन से आने वाली रिवर्स होती हैं वो जो हैं वो अपलैंड पर आने के बाद सेपरेट हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं दो पार्ट में। इसीलिए जनरली अपलैंड्स को कहा जाता है वाटर डिवाइड। ठीक, वर्ल्ड हमारी पूरी दुनिया का जो लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है वो कौन सा है? अमेजोन रिवर का जो बेसिन है, जिसके बारे में हम 8th के एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं। इवन तो हमने वहाँ पे भी देखा है कि उस एरिया का जो फॉरेस्ट कवर होता है, जो नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, किस तरीके की है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, राइट। तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो 8th क्लास के एनसीईआरटीज़ के वीडियोज़ में आपको वो मिल जाएगा, प्लीज़ चेक ऑन दैट। अब बात करते हैं हम ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया की। तो देखो आप, अकॉर्डिंगली इंडिया का जो हमारा रिवर सिस्टम है स्टडी करने के हिसाब से दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। एक हमारी होती है हिमालयन रिवर्स, एक होती है पेनिनसुलर रिवर्स। स्टडी के आप कह लो कि एक्चुअली ओरिजिनेशन के कारण भी है एक बेसिक डिवीजन है, क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द रिवर्स तो आपको हिमालय से ही निकलती हुई दिखाई देंगी, लेकिन हिमालय से जो रिवर्स निकलती हैं वो क्या होती है? पेरेनियल। पेरेनियल रिवर्स वो होती हैं जिनमें साल भर पानी रहता है, राइट। ऐसा नहीं होगा कि गर्मी का मौसम आए तो उसका पानी खत्म हो जाए, बिल्कुल नहीं। इनमें साल भर पानी रहेगा, और इवन तो जब बारिश का सीज़न आएगा, मानसून सीज़न आएगा, तब यहाँ पर फ्लड प्रोन्स जैसी सिचुएशन, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ्लड देखने को मिलेगा, क्योंकि सारी रिवर्स जो हैं ऑलरेडी पहले से ही पानी उनमें है, और जब एकदम से बारिश होगी खूब सारी तो वहाँ पर जो वाटर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, और फ्लड्स जैसी सिचुएशंस जो हैं वो आती हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है लेकिन कि हिमालयन रिवर्स जो है वो पेरेनियल होती हैं, दैट मीन्स कि उनमें साल भर पानी होता है। उसके बाद इनको क्या होता है, देखो रेन बारिश से तो पानी इनको मिलता ही है, इसके अलावा इनको जो मेल्टेड स्नो होती है, ऑब्वियसली बात है भाई, जब हिमालय से ये जनरेट होती है, ओरिजिन है इनका हिमालय के पास,
तो जो मेल्टेड स्नो होती है माउंटेन्स की, उनसे भी इनको पानी जो है वो मिलता रहता है, राइट। इसके बाद देखोगे आप कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटीज़ करती हैं, ठीक है, अपर कोर्सेस के समय। और क्या करती हैं, खूब सारे सिल्ट और सैंड अपने साथ लेकर आती हैं। लेकिन फिर क्या होता है, मिडिल में आते आते जब ये लोअर कोर्सेस तक आती हैं, राइट, मिडिल में लोअर कोर्सेस में भी आपने देखा है कि ये मियांडर्स बनाती हैं, ऑक्सबो लेक्स बनाती हैं, और बहुत सारे डिपोजिशनल फीचर्स जो हैं ये अपने फ्लड प्लेन्स में बनाती हैं। इसके साथ साथ इनके डेल्टास भी बनते हैं। ये मियांडर्स, ऑक्सबो लेक्स हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, फिर भी जब हम डायग्राम देखेंगे तो हमें समझ में आता है कि अपर कोर्स, मान लीजिए क्योंकि हाइटेड एलिवेटेड है, माउंटेन से आ रही है, इसलिए यहाँ का रीजन जो है वो हाइटेड आपको दिखाई दे रहा है। तो इस रीजन से जब आपकी रिवर आती है तो काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे, ज़्यादा इसमें मतलब आपको ये नहीं दिखाई देगा कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडेड है, राइट। फिर क्या होता है, अपर कोर्स से नीचे उतरती है मिडिल कोर्स की तरफ, लोअर कोर्स की तरफ, यानी प्लेन्स के एरिया में, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड देन प्लेन्स रीजन में ये आ रही है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जैसे ये जो मूवमेंट्स हैं, ये जो स्निक लाइक मूवमेंट्स आपको दिखाई देते हैं, इनको हम नाम देते हैं मियांडर्स का, राइट। और फिर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब यहाँ पर इरोजन एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये जो मियांडर्स हैं ये मेन रिवर से होकर के थोड़ा अलग हट जाते हैं, राइट। तो एक ये छोटा सा ऐसे पार्ट ऑफ जो मियांडर है वो मेन पार्ट से अलग हट गया। जब ये मेन पार्ट से अलग हट गया तो ये रिवर तो रहा नहीं, बचा क्या, लेक बन गया। तो इसको नाम दिया गया है ऑक्सबो लेक का, ठीक है। और फिर यहाँ पर जब इनका माउथ होता है तो यहाँ पर ये जहाँ पर ओशन से जाके मिलने वाली हैं, ये बनाती हैं अपना डेल्टा, राइट। अब बात करेंगे जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं, राइट। हमने कहा हिमालयन रिवर्स तो हमारी पेरिनियल होती हैं, साल भर पानी रहता है, लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं सीजनल होती हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो फ्लो है वो काफ़ी हद तक रेनफॉल पर डिपेंड करता है। एक्चुअली में यही बात आ जाती है कि पेनिनसुलर रिवर्स जो है जनरली रेनफॉल पर डिपेंडेंट है। तो अगर किसी रीजन में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गया तो उस पेनिनसुलर रिवर में भी फ्लड्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन एक अगर मान लीजिए कि उस रीजन में रेनफॉल हुआ ही नहीं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो रिवर्स जो है पूरे तरीके से सूख जाती हैं, ठीक है। उनके चैनल्स में आपको कहीं भी पानी नहीं मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं वो थोड़ा शॉर्टर लेंथ की होती हैं, शैलो होती हैं। शैलो मतलब काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाती हैं। शैलो मतलब होता है एक्चुअली उथला हुआ, काफ़ी कम हाइटेड पे रहती हैं। तो हिमालयन रिवर्स के साथ अपोजिट है। हिमालयन रिवर्स आप देखो हिमालय से निकल करके नीचे समुद्र में मिल रही है, ओशन में मिल रही है, मतलब आप समझ रहे हो कि कितना लंबा लेंथ को वो कवर कर रही है। लेकिन जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट लेंथ को कवर करती हैं, साथ में उनका जो कोर्स है वो काफ़ी शैलोअर है। ये देखने को वैसे तो मिलता है कि जो सम ऑफ देम जो है हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो सेंट्रल हाईलैंड्स में जनरेट होती हैं और किस तरफ जाती हैं, फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट जाती हैं। मतलब वेस्ट का डायरेक्शन कहें तो गुजरात साइड जो हमारा अरेबियन सी है वहाँ पर जाती हैं। अदरवाइज़ कई हमारी मैक्सिमम रिवर्स जो आप देखोगे वो ईस्ट फ्लोइंग होगी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब हम बात करते हैं हिमालयन रिवर्स की। तो बेसिक जो हमारी हिमालयन रिवर्स में आती हैं, 3 रिवर्स आती हैं। कौन कौन सी? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और जैसा मैंने आपसे कहा कि रिवर सिस्टम में हमेशा रिवर के साथ साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज की भी बात की जाती है। तो इसमें हम बात करेंगे जैसे इंडस रिवर सिस्टम की, तो उसमें हम देखेंगे इंडस रिवर को खुद को और साथ ही साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज को भी, ठीक। सो देखो आप, जो इंडस रिवर है इट राइजेज इन तिब्बत नियर द लेक मानसरोवर। मानसरोवर के पास इंडस रिवर का ओरिजिनेशन है। वेस्ट को फ्लो करते हुए ये इंडिया में एंटर करती है लद्दाख के साइड से। इसकी ढेर सारी आपको ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी और जैसे आप देखो ज़ंस्कार, नुब्रा, श्योक, हुंजा, ये क्या करती हैं, कश्मीर रीजन में ज्वाइन करती है, ठीक है। इसके अलावा जो इंडस है, ज़ंस्कार इज़ अ रिवर ऑल्सो, और यहाँ पर आप देखोगे कि आपको एक रेंज भी माउंटेन रेंज की जब आप आगे की एनसीईआरटीज़ में पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो ज़ंस्कार को लेके कंफ्यूज मत होना। अगर इंडस के साथ नाम आ रहा है दैट मीन्स ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहे हैं, और अगर इसका नाम माउंटेन रेंजेस के साथ आएगा तो ज़ंस्कार इज़ अ माउंटेन रेंज, माउंटेन पीक और आई वुड से, ठीक है। तो ज़ंस्कार जो है ये अभी यहाँ पर ट्रिब्यूटरी है इसकी। फिर जो इंडस है हमारी वो बाल्टिस्तान से फ्लो होते हुए गिलगिट स्थान की तरफ जाती है। देन इट इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटॉक,
ठीक है, मतलब आप समझो कि अब ये थोड़ा सा कश्मीर साइड निकलते हुए जा रही है पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम जो हैं ये इंडस को ज्वाइन करती हैं और फिर क्या करते हैं, मिठानकोट के पास इंडस जो है पाकिस्तान में इंटर करती है। पाकिस्तान के पास मेन, अगर आप देखो मैप आपको याद नहीं हो रहे इतने ज़्यादा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, सिर्फ इतना याद रखो राइज कहाँ से कर रही है, तिब्बत से कर रही है, मानसरोवर लेक के पास, वेस्ट को फ्लो करते हुए इंडिया में एंटर करती है लद्दाख के थ्रू। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाती है, उसके बाद मिठानकोट से होते हुए मिठानकोट जाती है पाकिस्तान में। ठीक है, और इसके अलावा जो इंडस है ये साउथवर्ड्स फ्लो होती है, इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ द कराची। मतलब कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे तो 3 कंट्रीज के बीच में से ये रिवर फ्लो होते हुए चली जाती है। ठीक, अब इंडस का जो प्लेन है उसका स्लोप काफ़ी ज़्यादा जेंटल है। ठीक है, टोटल लेंथ इसकी 2900 किलोमीटर है। इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, नॉट लॉन्गेस्ट, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर। ठीक है, फिर अ लिटिल ओवर थर्ड जो आपका इंडस बेसिन है वो आपका इंडिया लद्दाख में, जैसा कि मैंने आपसे कहा, जम्मू कश्मीर में भी है, हिमाचल में भी है, पंजाब में भी है, और बाकी पूरा का पूरा कहाँ गया, पाकिस्तान में गया अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस। अब क्या हुआ है कि देखो, जब भी एक बात आप लोग दिमाग में बिठा लेना कि जब भी कोई रिवर, ठीक है, बाकी चीज़ों का तो हम नहीं कह सकते, माउंटेन्स के बारे में भी ऐसा नहीं कहा जाता क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि माउंटेन्स को तो आप एक बाउंड्री बना करके सेट कर सकते हो, लेकिन पानी है, राइट, पानी का काम होता है फ्लो करना। अब बहते पानी को रोक पाना क्या ऐसे पॉसिबल है, या इस बहते पानी को डिवाइड कर पाना पॉसिबल है क्या कि नहीं ये मेरा ये तुम्हारा, नहीं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, जब भी आप देखोगे कि कोई रिवर जो है वो 2 या 3 कंट्रीज से पास होती है तो उनके बीच में बनती है एक ट्रीटी। ठीक है, ट्रीटी मतलब होता है एक तरीके का एग्रीमेंट जो कि बनेगा और डिसाइड किए जाएंगे कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस जो ये डिसाइड करके देंगे कि इस रिवर सिस्टम का जो वाटर है उसका यूज़ किस तरीके से करना है और इस पर किसका ज़्यादा अधिकार होगा। तो इंडस वाटर रिवर सिस्टम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन की गई थी। इंडस वाटर ट्रीटी जो थी 1960 में साइन की गई थी, जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया जो है इट कैन ओनली यूज़ द 20% ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, और इस पानी का जो 20% जो हम यूज़ करते हैं उसका हम यूज़ करते हैं पंजाब के इरिगेशन में, हरियाणा में, और साथ ही साथ में हमारा जो सदर्न और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान है, राजस्थान के जिस रीजन में इरिगेशन पॉसिबल है, जहाँ पर एग्रीकल्चर हो सकता है, वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और दूसरा एक बात आपको ये याद रखनी चाहिए हमेशा कि कभी भी जो आप कह सकते हो हायर लेवल पर जैसे कोई कंट्री सिचुएटेड है, जैसे आप मान लो कि किसी माउंटेन्स से, अगर मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल कि अभी हम आगे भी कुछ रिवर्स देखेंगे कि अगर नेपाल के साइड कोई माउंटेन्स हैं, ठीक है, और वहाँ से कोई रिवर जो है ओरिजिनेट होते हुए इंडिया में एंटर करती है, या इंडिया के साइड हायर माउंटेन्स से कोई रिवर ओरिजिनेट होते हुए या इंडिया को फ्लो करते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है, तो वहाँ पर ये जो ट्रीटीज़ हैं इनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी अगर मान लीजिए उन्होंने ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा, तो इन लोगों को मतलब, तो फिर कई कंट्रीज़ जो नीचे हायर एल्टीट्यूड पर हैं या हाई लेवल पर है, सॉरी लोअर लेवल पर है इस वक्त, उनको पानी की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, है ना, उनकी तो वाटर सप्लाई पे ही ये एक तरीके का इफेक्ट होगा। तो उसको रोकने के लिए इस तरीके की जो ट्रीटीज़ हैं वो साइन की जाती हैं, और जब कभी भी ऐसा होता है कि इस पानी का या इस पानी का जो है आप समझो कि इस तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाए कि दूसरी कंट्री तक ये ना पहुँचे, या इसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जाए, या इसको ब्लॉक करने की कोशिश की जाए, तो क्या होगा, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर के लगेंगे केस, और उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि किसने जो है यहाँ पर गलती करी। ठीक है, तो ये सारे जो आपके ट्रीटीज़ होते हैं ये बेसिकली इसीलिए किए जाते हैं ताकि किसी भी तरीके से किसी को भी जो है यहाँ पर तकलीफ ना हो। ठीक, अब जैसे हम बात कर रहे थे इंडस की, तो ये देखो ये आपकी इंडस रिवर है, ये यहाँ से ओरिजिनेट होते हुए यहाँ इस तरीके से आते हुए आती है आपके पाकिस्तान में, पाकिस्तान से निकल कर ये जाती है अरेबियन सी में। ठीक है, उसी के साथ साथ में आपको दिख रही होंगी उसकी जो ट्रिब्यूटरीज रिवर है, कौन कौन सी, झेलम, रावी, चिनाब, और ये रही आपकी सतलुज, राइट। तो ये जो आपको रिवर्स दिख रही हैं ये आपको बता रही हैं कि इनकी लोकेशंस क्या हैं। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड रिवर की तरफ। अब हम बात करेंगे हमारे सबसे बड़े रिवर सिस्टम की,
जो कि है द गंगा रिवर सिस्टम, इंडिया का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम गंगा रिवर सिस्टम। सो जो हमारी गंगा है, ठीक है, गंगा रिवर को हेड वाटर्स पर, मतलब जो थोड़ा एक्सट्रीम हाइट्स पर है, भागीरथी का नाम दिया गया है, जो कि कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर के पास से निकलती है। फिर क्या होता है कि देवप्रयाग में उसको अलकनंदा ज्वाइन करती है, और इसका जो आप बोलोगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग सिचुएशंस पर अलग अलग पॉइंट्स बने हुए हैं, जितने भी प्रयाग आपको देखने को मिलते हैं, वहाँ पर जो हमारी भागीरथी रिवर है उसको अलग अलग रिवर्स जो हैं वो ज्वाइन करती हैं, और फिर लास्ट में जाकर के ये गंगा कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी, देवप्रयाग में इसको ज्वाइन करती है अलकनंदा, और हरिद्वार में जो गंगा है वो आपके माउंटेन्स से प्लेन्स पर आती है। ठीक है, गंगा को ढेर सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं हिमालय से ज्वाइन करती हैं, कई उसमें से मेजर रिवर्स हैं, जैसे यमुना इज़ वन ऑफ द मेजर रिवर। ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो गंगा को ज्वाइन कर लेती है, इसलिए गंगा रिवर सिस्टम का ही एक हिस्सा है। इसके साथ साथ आपकी घाघरा, गंडक एंड कोसी, ये सारी रिवर्स भी इसकी ट्रिब्यूटरीज में हैं। उसके बाद यमुना का अगर मैं ओरिजिनेशन की बात करूँ तो यमुना जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है हिमालय के पास। एवरीबडी नोज़ कि हमारे जो 4 धाम हैं उसमें से 2 गंगोत्री और यमुनोत्री काफ़ी ज़्यादा मतलब अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, केदारनाथ और बद्रीनाथ के बाद हमारे यहाँ पे 4 धाम जो हिंदूज़ में माने जाते हैं उसमें यमुनोत्री एंड गंगोत्री आते हैं। ठीक है, सो ये उनके ओरिजिनेशन पॉइंट है। उसके बाद इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा। अब देखो आप, यमुना जो है हिमालय से निकली, गंगा भी हिमालय से निकली। ठीक है, तो होता क्या है कि गंगा और यमुना पैरेलली चलते हुए आते हैं और आकर के मिलते हैं इलाहाबाद पर। इलाहाबाद में इनके साथ एक और रिवर मिलती है सरस्वती, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा आप बोलो एक्सटेंशन की स्टेज पर आ चुकी है। ठीक है, फिर घाघरा, गंडक और कोसी जो है नेपाल हिमालय से निकलती है। नाम याद रखना है, घाघरा, गंडक, कोसी कहाँ से निकलती है, नेपाल हिमालय से। और जो गंगा है वो ईस्टवर्ड फ्लो करती है, फरक्का एक पॉइंट है वेस्ट बंगाल में, वहाँ तक, और फिर उसके बाद वो अपना डेल्टा बना करके जो है समुद्र में मिल जाती है। सो अब आप देखो जो मेन स्ट्रीम है, ठीक है, जो मेन स्ट्रीम है वो साउथवर्ड्स फ्लो करती है और वहाँ पर उसको ब्रह्मपुत्रा ज्वाइन करती है कहीं ना कहीं। फर्दर डाउन स्ट्रीम में आप जाओगे तो उसको मेघना का नाम भी दिया गया है, राइट। मेघना जो है इट वाटर्स विद गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो पानी है वो फिर कहाँ जाता है, आपका बे ऑफ बंगाल में जाता है। और जो डेल्टा यहाँ पर फॉर्म होता है वो कहलाता है आपका सुंदरबन डेल्टा, राइट। सुंदरबन डेल्टा का जो नाम है वो बेसिकली आया है सुंदरी ट्रीज से, जो कि मार्शलैंड जैसी किसी रीजन में, मार्शलैंड मतलब काफ़ी ज़्यादा स्वैम्पी, काफ़ी ज़्यादा पानी जो पानी से पूरा होगा, ऐसे रीजन में यहाँ पर क्या होता है, ट्रीज़ जो है सुंदरी ट्रीज़ ग्रो होते हैं और उसी की वजह से इसको नाम दिया गया सुंदरबन डेल्टा। मतलब सुंदरी ट्रीज़ की वजह से बनने वाला जो फॉरेस्ट है वो कहलाया वन, और उसी से बना आपका सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो है वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है, और यहाँ पर जो रॉयल बंगाल टाइगर्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अब क्या है कि जैसे आप जानते हो कि जैसे जैसे हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ कर रही हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है वो ग्रोथ कर रही है, हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, है ना। इसके बारे में हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है पिछली क्लासेस में भी, कि जब किसी भी सोसाइटी का या जब किसी भी आप कह लो सिटी का या एरिया का जो पॉपुलेशन है अगर वो ग्रोथ करता है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं, और उसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं नेचर पर छोटा सा बर्डन जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू करती है। तो हुआ कुछ ऐसा ही कि जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ी, इंडस्ट्रीज़ की डिमांड हुई, सीवेज के जो आपके प्रोग्राम्स थे वो बनाने पड़े क्योंकि आप लोगों को घरों की ज़रूरत थी। तो इस तरीके से करते करते बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हैं उनका जो आप कह सकते हो प्रोडक्शन हुआ या ऐसे कुछ बनी, उसके कारण जो हमारी रिवर्स थी उन पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, राइट। रिवर पॉल्यूशन का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ। इवन तो दिल्ली साइड अगर आप देखने जाओ, दिल्ली नोएडा साइड अगर आप देखने जाओ तो यमुना रिवर जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड दिखाई देगी। ठीक है, सो ये सब कुछ बेसिक्स इसी के कारण हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो उनके वेस्टेजेस थे या जो उनके आप कह लीजिए कि डंपिंग वाली चीज़ें थी उनको अगर फिल्टर किया गया होता, उनको अगर एक बार ऑपरेट किया गया होता तो शायद उतना ज़्यादा सिचुएशंस नहीं आती। तो अब उसी को देखते हुए
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई है एक प्रोग्राम, नमामि गंगे प्रोग्राम, जो कि एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है। फ्लैगशिप प्रोग्राम के नाम से यूनियन गवर्नमेंट लाई है जून 2014 में। ठीक है, इनको क्या करना है, इनको ट्विन ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, मतलब इनको जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको पहले रोकना है। साथ ही साथ में इनको करना है कंजर्वेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ द नेशनल रिवर गंगा। ठीक है, तो गंगा रिवर को ना सिर्फ होने वाला जो उनका पॉल्यूशन है उसको अबेटमेंट करना है, उसके इफेक्टिव अबेटमेंट उनको ढूंढने हैं। साथ में उनको क्या करना है, जो गंगा रिवर है उसका कंजर्वेशन भी करना है और रिजुविनेशन भी करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की। सो ब्रह्मपुत्र जो है वो भी उसी तरफ तिब्बत में राइज होती है, ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक, वेरी क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ इंडस एंड सतलुज। ईस्टवर्ड्स फ्लो होते हुए हिमालयाज के पैरेलल आती है। नामचा बारवा नाम की एक पीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नामचा बारवा नाम की एक माउंटेनियस पीक है। हाइट है इसकी 7757 मीटर। ना याद रहे हाइट कोई बात नहीं, पीक का नाम जरूर याद रखेंगे, नामचा बारवा, जिसके पास से ये लेती हैं यू टर्न और फिर एंटर करती हैं इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के थ्रू अगौज। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर करती हैं तो इनका नाम होता है दिहांग, और इट इज़ जॉइंड बाय द दिबांग रिवर, लोहित रिवर एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो जब ये सारा कुछ अरुणाचल प्रदेश में इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज मिल जाती हैं, खुद का नाम इनका क्या रहता है, दिहांग रहता है। ठीक, और साथ में जोड़ने वाली रिवर्स हैं दिबांग, लोहित और भी बहुत सारी छोटी छोटी। तो असम तरफ जब आप जाओगे तो आपको ब्रह्मपुत्र मिलेगी। असम में उसको ब्रह्मपुत्र, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र इज नोन एज सांगपो इन तिब्बत। ठीक है, और जमुना इन बांग्लादेश, नॉट यमुना, जमुना इन बांग्लादेश। ठीक है ना, तिब्बत का जो नाम है सांगपो है और जमुना जो है बांग्लादेश में इनको कहा जाता है। फिर तिब्बत साइड आप जाओ तो ये जो रिवर है इसका वॉल्यूम जो है वो स्मॉल हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा लेस सिल्ट होता है एज इट इज़ अ कोल्ड एंड अ ड्राई एरिया। क्यों? क्योंकि तिब्बत का जो एरिया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोल्ड एरिया है और ड्राई एरिया है, इसलिए आपको ऐसे मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप बात करो इंडिया में वॉल्यूम वाइज अगर आप देखने जाओगे तो ब्रह्मपुत्र का जो वॉल्यूम है काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू एनी अदर रिवर। लेकिन बात वही है कि हमारे यहाँ काफ़ी छोटे रीजन में ये जो है पास होती हैं। सो जो एंटायर लेंथ है उसकी असम में आपको देखने को मिलती है काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसके चलते यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिवराइन आइलैंड्स जो हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे मैं बात कर रही थी ब्रह्मपुत्र की, आपको देखो यहाँ से तिब्बत के आसपास यहाँ मानसरोवर से ये जनरेट हुई। ठीक है, इट टेक्स यू टर्न, ये आई आपके अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ से फ्लो करते हुए आई असम में। ठीक है, असम से होते हुए ये चली गई यहाँ पर बांग्लादेश, बांग्लादेश से यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। राइट, तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि यहाँ पर भी इनको 3 कंट्रीज से पास ऑन होने का ये था। इसमें आपका तिब्बत आया, तिब्बत रीजन, उसके बाद इंडिया और उसके बाद बांग्लादेश। अब क्योंकि हमारी हिमालयन रिवर्स यहाँ पर ख़त्म होती हैं, हम बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स की। सो जो मेन वाटर डिवाइड पेनिनसुलर इंडिया का है, एक्चुअली में वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के यहाँ पे फॉर्म हुआ है। ठीक है, सो वेस्टर्न कोस्ट के टुवर्ड्स है ये। तो यहाँ पर जो मेजर डिवाइड है, मेन वाटर डिवाइड जो हमारा बना है पेनिनसुलर इंडिया का, ये बेसिकली वेस्टर्न घाट से ही फॉर्म किया है। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स जो पेनिनसुला हैं, जैसे आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब के सब ईस्टवर्ड्स फ्लो होती हैं, बे ऑफ बंगाल में जा कर के गिरती हैं। ये बात मैंने आप लोगों को पहले बताई है। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स जो है हमारी ईस्ट फ्लोइंग ही होगी। ठीक है, अब ये क्या करती हैं, डेल्टा बनाती हैं, और इसके साथ साथ क्या होता है दैट देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में भी कई सारी रिवर्स जो हैं वो फ्लो करती हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि नर्मदा एंड तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स विच फ्लो वेस्ट। ठीक है, टुवर्ड्स वेस्ट कौन कौन जा रही है, नर्मदा एंड तापी। तापी को हिंदी में ताप्ती भी कहते हैं। सो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है, तापी एंड ताप्ती बोथ आर सेम। ठीक है, और ये क्या बनाती हैं, एस्चुरीज बनाती हैं, डेल्टाज नहीं बनाती हैं, प्लीज़ इसको ध्यान रखना, एस्चुरीज बनाती हैं। The drainage basin of the peninsular rivers are comparatively smaller in size. इनके जो ड्रेनेज बेसन होते हैं वो काफ़ी स्मॉल साइज़ के होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये आपकी नर्मदा, ताप्ती ये जा रही है इधर अरेबियन सी के साइड, गोदावरी जा रही है बे ऑफ बंगाल, कृष्णा बे ऑफ बंगाल, कावेरी जा रही है बे ऑफ बंगाल, महानदी जा रही है बे ऑफ बंगाल में, है ना।
तो ये सारी की सारी किस तरफ जा रही है, ईस्ट फ्लो कर रही हैं, और सिर्फ नर्मदा और ताप्ती ऐसी हैं जो वेस्ट फ्लो करती हैं। सबसे पहले बात करेंगे नर्मदा बेसिन की। सो नर्मदा जो है बेसिकली अमरकंटक हिल्स हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ से राइज होती हैं, एंड इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट इन रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग। फॉल्टिंग की वजह से क्या होता है कि रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है। रिफ्ट वैली मतलब आप समझो कि जो माउंटेनियस रीजन्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में एक छोटा सा आपको ऐसा वैली लाइक स्ट्रक्चर या ऐसा डिप्रेशन मिलेगा काफ़ी लो हाइट का, जहाँ से कोई भी रिवर जो है वो फ्लो कर सकती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक रिफ्ट वैली बनी, रिफ्ट वैली के थ्रू जो नर्मदा रिवर है वो फ्लो कर रही है। अब क्या है कि जो मार्बल रॉक्स थी है जबलपुर, सभी को पता है धुआंधार फॉल्स जो है जबलपुर का वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टीप रॉक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे कि काफ़ी खूबसूरत जो है यहाँ पर वाटरफॉल है, और ये जो है सीधी सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका जो है नाम चलता है, ठीक है। सो ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा आर वेरी शॉर्ट एंड मोस्ट ऑफ दीज जॉइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल्स। ये कई सारी रिवर्स जो हैं ये राइट एंगल्स पर ही इसको ज्वाइन करती हैं। और इसके अलावा जो नर्मदा बेसिन है वो कौन कौन से पार्ट को कवर करता है, तो मध्य प्रदेश को कवर करता है और गुजरात को कवर करता है, ठीक है। इसके बाद आती है हमारा तापी बेसिन, यानी ताप्ती रिवर के बारे में बात करेंगे। तो देखो आप, तापी जो है कहाँ से निकलती है, सतपुरा रेंजेस से निकलती है, बैतूल के पास, बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से, ठीक है। इट ऑल्सो फ्लोज इन रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली में ये भी फ्लो करती है पैरेलल टू द नर्मदा, बट इट इज़ मच शॉर्टर इन लेंथ। ध्यान रखने वाली बात यह है कि नर्मदा ताप्ती दोनों रिफ्ट वैली से फ्लो हो रही हैं, लेकिन तापी जो है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट लेंथ वाली है। इट्स बेसिन कवर्स द पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ओके, वन मोर स्टेट आ गया, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। फिर कोस्टल प्लेन्स जो है बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सीज काफ़ी ज़्यादा नैरो हैं, जिसके कारण जो आपकी कोस्टल रिवर्स हैं काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हैं। और जो मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं आपकी कौन कौन सी हैं, साबरमती, माही एंड पेरियार, इसके अलावा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी रिवर्स जो है आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आ रही है, साबरमती, माही, पेरियार, राइट। ये सारी आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। अब बात करेंगे हम हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स पे। सबसे पहले बात करेंगे गोदावरी की। सो गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, इसको याद रखना है। ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, इसलिए इसका नाम भी क्या दिया गया है, दक्षिण गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। ये आपको यहाँ पे मिलेगा, नीचे यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि जो लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज हैं ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती हैं, जिसकी वजह से जो लेंथ और एरिया है काफ़ी ज़्यादा कवर करती है। सो इसको हम यहाँ पर दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ठीक है। और जो गोदावरी है इसका लार्जेस्ट हमारी पेनिनसुलर रिवर्स में से एक है। इट राइजेज फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स से निकलती हैं नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से। इसके अलावा द लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर्स, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। एंड ड्रेनेज बेसिन जो है वो बाकी सारी पेनिनसुलर रिवर्स से लार्जेस्ट है। इसके अलावा ये जो बेसिन्स हैं इट कवर्स द पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, अबाउट 50% ऑफ द बेसिन एरिया जो है इसका महाराष्ट्र में ही है। फिर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। गोदावरी इज जॉइंड बाय नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज, आप देखोगे पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मंजरा, वैनगंगा एंड पेनगंगा, ठीक है। तो ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज में आती हैं। सेकेंड, महानदी। महानदी जो है हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़ से राइज करती है, इसके साथ साथ उड़ीसा से फ्लो होते हुए बे ऑफ बंगाल को जाती है। 860 किलोमीटर्स की लेंथ को कवर करती है। और जो ड्रेनेज बेसिन है इसका, उसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। फिर नेक्स्ट रिवर है हमारी कृष्णा रिवर। सो कृष्णा रिवर जो है महाबलेश्वर महाराष्ट्र में एक मुंबई के पास का काफ़ी हिल स्टेशन टाइप का एक रीजन है, तो यहाँ से जनरेट होती है। एंड कृष्णा फ्लोज अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीचेज द बे ऑफ बंगाल, ठीक। तुंगभद्रा, कोयाना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा इसकी ट्रिब्यूटरीज है। कौन कौन सी, तुंगभद्रा, कोयाना, घटप्रभा, मूसी और भीमा इसकी ट्रिब्यूटरीज है। एंड द ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। फिर कावेरी बेसिन। सो कावेरी राइजेज इन द ब्रह्मगिरी रेंज, कौन सी रेंज में आती है इसको ध्यान रखेंगे, ब्रह्मगिरी रेंज वेस्टर्न घाट्स में सिचुएटेड है। वहाँ से निकलकर बे ऑफ बंगाल में जाती हैं और किसके थ्रू जाती हैं, कडलौर एक पॉइंट है तमिलनाडु में, वहाँ से। टोटल लेंथ है 760 किलोमीटर्स। मेन ट्रिब्यूटरीज हैं अमरावती, भवानी, हेमावती और कबिनी, ठीक है।
जो बेसिन है ये आपका कौन कौन से स्टेट्स को देता है, ड्रेन करता है, तो कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। मोस्टली आपके सदर्न साइड के जो स्टेट्स हैं, कावेरी जो है उसको ड्रेन कर रही है। अब आप देखो मैप वाइज पे अगर आप देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। नर्मदा और ताप्ती, अब जैसे नर्मदा की अगर हम बात करें तो यहाँ तक आपका गुजरात रीजन आता है, ठीक है। सो यहाँ तक आपका गुजरात रीजन आता है, तो नर्मदा बेसिक कहाँ हो गया, मध्य प्रदेश और गुजरात में। ताप्ती आपका हो गया मध्य प्रदेश, गुजरात और साथ ही साथ महाराष्ट्र में, ठीक है। गोदावरी अगर आप देख रहे हो तो गोदावरी आपको महाराष्ट्र में दिखेगी, छत्तीसगढ़ में दिखेगी और थोड़ा आंध्र प्रदेश साइड, उड़ीसा साइड आपको नजर आएगी। फिर सेम गोज यहाँ पर कावेरी की, जैसे हम बात कर रहे थे, तो कावेरी कौन कौन से आपके सदर्न स्टेट्स, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। सेम गोज विद कृष्णा, कृष्णा आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और यहाँ पर जो है थोड़ा सा हिस्सा आपका महाराष्ट्र का भी रहेगा, ठीक है। सो ये है आपकी रिवर्स सारी की सारी। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा लेक्स के बारे में। तो लेक्स जो है देखो आपको इंडिया में वैरायटी ऑफ लेक्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सेम गोज जैसे कि रिवर्स होता है, कुछ परमानेंट होती हैं, कुछ टेम्परेरी होती हैं, वैसे ही लेक्स के साथ भी होता है। कुछ लेक्स जो होती हैं परमानेंट होती हैं और कुछ जो हैं वो सिर्फ रेनी सीजन में ही वाटर कैरी कर पाती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई लैंड्स पे, जैसे आप देखो सेमी एरिड रीजन्स हैं, वहाँ पर जो लेक्स होती हैं सारी की सारी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, फिर उसके बाद उनका जो वाटर है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। सो ये जो है आपकी लेक्स जो फॉर्मेशन होता है, लेक्स का फॉर्मेशन जो होता है, उसमें से कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जो कि ग्लेशियर्स की वजह से फॉर्मेशन होता है और कई ऐसी होती हैं जो विंड, रिवर या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बनती हैं। लेक्स का फॉर्मेशन क्या है? लेक्स बेसिकली एक तरीके का डिप्रेशन है किसी भी प्लेन रीजन में, तो वो डिप्रेशन किसी भी इरोडिंग एजेंट की मदद से आ सकता है। और जब आपने इरोजन्स पढ़े थे, हम लोगों ने इसको समझा था कि चाहे ग्लेशियर्स हो, चाहे विंड हो, चाहे रिवर हो, चाहे वाटर हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो उसको इरोड कर जाए, राइट। सो आफ्टर इरोजन जो है लेक्स का यहाँ पर फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करें किसकी, जैसे हमने देखा था मियांडरिंग रिवर्स का हम लोगों ने बात करी थी कि वो क्या करते हैं, मियांडरिंग रिवर्स जो होती हैं जब उनसे पानी कट ऑफ होने लगता है, आफ्टर इट जो है ऑक्सबो लेक्स का फॉर्मेशन होता है ना। तो आप देखोगे स्पिट्स और बार्स होते हैं तो ये लगून्स का भी फॉर्मेशन करती हैं, जैसे हमारी चिल्का लेक है, पुलिकट लेक है, कोल्लेरू लेक है ना। ये सारी क्या है, यहाँ पर जो है इस तरीके से लगून्स का फॉर्मेशन से बनती हैं। उसके साथ साथ आप देखोगे कई ऐसी होती हैं जो सलाइन वाटर की होती हैं। तो राजस्थान में हमने देखा है सांबर लेक जो है, इट इज़ अ सलाइन वाटर लेक, जहाँ से क्या होता है सॉल्ट का प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है। इसके अलावा फ्रेश वाटर लेक्स में भी बहुत सारी होती हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में आपने देखा होगा, डल लेक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, गुलर लेक है, ये सारी जो है फ्रेश वाटर लेक्स हैं, ठीक है। सो लेक्स भी कहीं ना कहीं हमारे लिए फ्रेश वाटर का जो एक सोर्स है वो उसका रोल प्ले करती हैं। अब बात आती है इकोनॉमी में इनका क्या रोल है। सो देखो बेसिक तो आपको पता है कि ये नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। इनका काम क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए आपको पानी प्रोवाइड करा रही है और इसी का मेन रीज़न यही रहा है कि जितनी भी सिटीज़ या जितने भी आप देखोगे हैबिटेंट्स हैं जो डेवलप हुई है वो रिवर बैंक्स के अबाउट ही डेवलप हुई है, ठीक है ना। एंशिएंट टाइम्स की भी अगर आप बात करोगे तो जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं, चाहे आप इंडस देखो, चाहे आप हड़प्पा देखो, कोई भी देखो, तो उस समय के जितने भी सिविलाइजेशंस हैं वो सारे आपके जो हैं सारे के सारे आपके रिवर्स के अबाउट ही डेवलप हुए हैं, रिवर्स के अराउंड ही डेवलप हुए हैं, ठीक है। और अब क्या हुआ है कि जैसे जैसे समय बीतता गया ये सेटलमेंट्स जो हैं ये सिटीज़ में कन्वर्ट हो गए, राइट। तो रिवर का जो यूज़ है वो हम कैसे कर सकते हैं, रिवर का यूज़ हमारे यहाँ इरीगेशन में होता है, नेविगेशन में होता है, हाइड्रो पावर जनरेशन में किया जाता है। लेकिन अब आप ये समझोगे जैसे इंडिया जैसी कंट्री है जहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो मेजर सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है। कैसे? देखो जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में 8th क्लास की एनसीईआरटी में जब हम लोगों ने एग्रीकल्चर चैप्टर को कवर किया था, हमने ये बात देखी थी कि हमारे देश की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का रोल भले ही लेस देन 15% हो, राइट, और लेस देन 20% हो, लेकिन मोर देन 40% ऑफ पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर में ही लगी हुई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि एग्रीकल्चर जो है वो ना सिर्फ हमारी जो फूड रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल कर रहा है बल्कि पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देने में भी मदद कर रहा है।
है ना। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है या हमारी जो फूड रिक्वायरमेंट्स हैं ये फुलफिल कैसे हो पा रही हैं, वाटर के थ्रू। और वाटर कहाँ से आ रहा है, रिवर्स के थ्रू। तो अगर इन रिवर्स को थोड़ा बहुत भी ज़्यादा इफेक्ट हो गया, गड़बड़ हो गई या कुछ बैलेंस जो है उनके कारण कुछ इनमें ऐसे फॉल्ट्स आ गए, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, तो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता है ना। और ये अगर एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय होगा तो ना सिर्फ हमारी फूड रिक्वायरमेंट्स, हमारा जो हम कहते हैं भुखमरी की जो सिचुएशन है, हंगर की जो सिचुएशन है वो आ जाएगी, बल्कि उसके साथ साथ जो पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इफ़ेक्ट होगी। इसके अलावा रिवर पॉल्यूशन की अगर हम बात करें, रिवर पॉल्यूशन आज की डेट का सबसे ज़्यादा हीटेड टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि अब कई, जैसे आप देखोगे कि जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, राइट, वो भी इन पर मिशंस चला रहे हैं। धीरे धीरे लोग जो है प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, तो अब लोगों को भी कई बातें समझ में आ रही हैं। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि द प्रॉब्लम इज़ कि जो लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज है और जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं वो आपके सारे के सारे आप रिवर्स में डाल रहे हो, ठीक है। और रिवर्स में जाने की वजह से रिवर्स में ये सारा जो आपका कंटामिनेंट है, ये जो सारा पॉल्यूटेंट है, ये जाने की वजह से आपकी जो रिवर्स है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इफ़ेक्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ आपका क्वालिटी ऑफ वाटर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर आप जैसे बात करते हो कि कोई भी चीज़ को क्लेंस करने के लिए आप पानी का यूज़ करते हो, जो रिवर की सेल्फ क्लेंजिंग कैपेसिटी है वो भी यहाँ पर इफ़ेक्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखो किसी भी एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो के लिए गंगा वाटर जो है इज एबल टू डाइल्यूट एंड एसिमिलेट द पॉल्यूशन लोड्स विद इन 20 किलोमीटर ऑफ लार्ज सिटी। लेकिन इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है ये इसको अलाउ ही नहीं करता कि ऐसा हो सके, और जो पॉल्यूशन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा अब राइज कर रहा है। सो यहाँ पर जो है धीरे धीरे लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स लाए जा रहे हैं ताकि हम रिवर्स को क्लीन करें, उनका जो वाटर है उसको सेव करें, क्योंकि ये हमारे लिए फिर आगे जाके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन करेगा। जैसे हमने नमामि गंगे प्रोग्राम देखा, ये उसके दो आपको ट्विन ऑब्जेक्टिव्स आपको देखने को मिले। ना सिर्फ उन्हें जो पॉल्यूशन है उसको कम करना है, बल्कि साथ साथ जो रिवर है जो आप पूरे तरीके से आप समझो कि कई रिवर्स तो ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, राइट, तो उन रिवर्स को भी वापस हमको रिजुवेनेट करना है, उसी के लिए हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी के साथ टॉपिक्स हमारे यहाँ पर ख़त्म होते हैं। हम बात करेंगे अब थोड़ा सा MCQs के बारे में। जैसे विच इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर। कन्फ्यूजन कहाँ होता है बता दे रही हूँ, नर्मदा और गोदावरी। बाकी तो चलिए कृष्णा महानदी आप लोगों को भी मालूम है कि नहीं हो सकती, काफ़ी शॉर्ट रीजन्स पे फ्लो करती हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि नर्मदा और गोदावरी, नर्मदा जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब मध्य प्रदेश के एस्पेक्ट से अगर आप बात करो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा आप सोचोगे कि नहीं नहीं ये तो इतने ज़्यादा फॉल्स हैं, इतना ज़्यादा फेमस है तो नर्मदा होना चाहिए, बट यहाँ पे नर्मदा नहीं होता है। द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया इज़ गोदावरी, और यही एक रीज़न है कि काफ़ी ज़्यादा जो है लेंथ ये कवर करती है, तो इसको हमने दक्षिण गंगा का भी नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन जो है ये आपके NCERT में दिए हुए हैं। So which one amongst the following rivers flows through a rift valley? ठीक है, अब क्वेश्चन है which one amongst the following rivers flows through a rift valley। तो इनमें से कौन सी रिवर है जो आपकी रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो होती है? आपको पता है दो रिवर्स हैं, कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। तो महानदी है नहीं, तुंगभद्रा है नहीं, कृष्णा भी नहीं है। अब नर्मदा ऑप्शन में नहीं दिया है, बची कौन? ताप्ती। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ताप्ती। अब लेकिन होता क्या है, UPSC आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, इसकी एक छोटा सा हम अगर बात करें तो एक एग्जांपल है दैट विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो मतलब आपको जो सीक्वेंस है उसमें ये लगाना है कि नॉर्थ टू साउथ जो है आपका सही सीक्वेंस क्या है। ठीक है, जैसे आपको ऑप्शन में क्या दिया है, नर्मदा ताप्ती गोदावरी कावेरी, फिर दे दिया कृष्णा गोदावरी कावेरी महानदी, फिर नर्मदा कृष्णा कावेरी ताप्ती, देन गोदावरी कृष्णा कावेरी नर्मदा। ठीक है, तो अब अगर आपको मैप ध्यान में है, अगर आपको मैप के सीक्वेंसेस याद हैं तो आपको भी मालूम होगा, पहले नर्मदा है, उसके पास नीचे ताप्ती है, देन गोदावरी है, फिर कावेरी है, उसके नीचे कृष्णा है, यहाँ पर महानदी है, ऊपर आपके गंगा यमुना और जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है वो है। ठीक है, सो राइट सीक्वेंस इज हियर ऑप्शन ए। लेकिन ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप मैप की जो प्रैक्टिस है उसको आप कंटिन्यूसली करते रहेंगे और आपको लोकेशंस जो हैं थोड़ा सा याद रहेंगी कि कौन सी रिवर्स जो हैं वो पहले आ रही हैं और कौन सी रिवर्स बाद में आ रही हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी NCERT का 3rd चैप्टर भी कंप्लीट होता है।